हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तो रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी ओर सरकार किसानों को मनाने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। नरेंद्र तोमर से मुलाकात के बाद सी मनोहर लाल ने कहा कि किसानों से बातचीत की हर संभव कोशिश की जा रही है। मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को हां या ना के दायरे से आगे आना होगा। सरकार बातचीत को तैयार है। और वहीं SYL के मुद्दे पर मनोहर लाल ने कहा कि SYL को पंजाब के किसानों को गंभीरता से लेना चाहिए। कृषि कानूनों और सरकार के खिलाफ किसानों की नई रणनीति सामने आई। 23 दिसंबर को हरियाणा सरकार से समर्थन वापसी का किसान अभियान छेड़ेंगे। विधायकों नेताओं के घरों और दफ्तरों का किसान घेराव करेंगे और आज सरकार की नारनौल रैली का भी किसानों की ओर से बहिष्कार किया जा रहा है। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पौखे महीने की ठंड और शीतलहर के बावजूद किसान अपनी मांगों को लेकर यहां डटे हुए हैं। आंदोलन के 25वें दिन किसान आज सिंघू बॉर्डर पर अपने मृतक साथियों को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले इस शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में अपनी कुर्बानी देने वालों की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया गया था। आपको जानकारी दे दें कि अब तक हुए आंदोलन में 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके किसान पूरे जोश और विश्वास के साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए इस किसान आंदोलन में अलग अलग वजहों से अब तक 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगातार किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। उधर पलवल में NH-19 पर भी किसानों का धरना जारी है और ये 18वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बीच देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में पलवल में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा, जहां मृतक किसानों को याद किया जाएगा। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार दिन में श्रद्धांजलि देने के बाद रात को किसान कैंडल मार्च करेंगे। गुरुग्राम में गृह मंत्री अनिल विज से मिलने हरियाणा के सी मनोहर लाल पहुंचे। सीएम ने गृह मंत्री का हालचाल जाना। गौरतलब है कि विज कोरोना पॉजिटिव आए थे और जिसके बाद से उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ ने शनिवार को SYL के पानी को लेकर झज्जर के श्री राम पार्क में एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 45 सालों से हरियाणा पानी का अभाव झेल रहा है। धनखड़ ने कहा कि हम पानी के बिना पीड़ित हैं, इसीलिए पंजाब से सहयोग चाहते, इसीलिए ये उपवास का कार्यक्रम किया गया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि यह मुद्दा इसी समय बेहद जरूरी है, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी अभी आने वाला है और पंजाब के भाई भी यहाँ आए हुए हैं और मुद्दा भी उनसे जुड़ा हुआ है और आज उनसे यही मांगेंगे कि वो SYL पर कब तक मानेंगे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास करते हुए हरियाणा के हिस्से का SYL नहर का पानी प्रदेश के किसानों को देने की मांग उठाई। भिवानी के हुड्डा पार्क के सामने हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने पहुंचकर एक दिन का उपवास रखा। इस मौके पर उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ और बवानी खेड़ा के विधायक विशंबर वाल्मीकि भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट SYL नहर का पानी हरियाणा को देने पर निर्णय दे चुका है और ऐसे में हरियाणा की प्यासी धरती को पानी मिले, इसके समर्थन में वो उपवास कर रहे हैं। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। हरियाणा के विभिन्न जिले, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा में सिंचाई और पीने के पानी की कमी है। यहाँ का भूमिगत जल रेड जोन में चला गया है। ऐसे में हरियाणा की 40 सालों से लंबित SYL की पानी की मांग को वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन के साथ ही शामिल कर केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा को उसके हक का पानी देने पर निर्णय लें। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की
किसानों के साथ 6 दौर की शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नजर आ रहे। जल्द ही किसानों की मांगों को लेकर हल जरूर निकाल लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने दोहराया कि किसानों की एसवाईएल के पानी की मांग को भी वर्तमान में चल रहे किसानों की मांगों को साथ जोड़कर इसका हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान एसवाईएल के पानी को लेकर जो भी आवाज उठाएंगे वो उनके साथ खड़े नजर आएंगे। कुरुक्षेत्र में एसवाईएल के समर्थन में सांसद नायब सिंह सैनी, थानेसर विधायक सुधा ने डीसी कार्यालय के बाहर उपवास किया। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर किसानों से विनती कर रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो किसानों को भी बातचीत प्लेटफॉर्म पर आकर करनी चाहिए। सांसद नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से ही हरियाणा के जीवन रेखा और हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा एसवाईएल का पानी नहीं मिल रहा। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर हमें एसवाईएल का पानी नहीं मिला तो हम जल्द ही चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा का घेराव करेंगे और पंजाब के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू करेंगे। गुरुग्राम जिले में एसवाईएल मुद्दे को लेकर गुरुग्राम के सोहना, पटौदी और गुरुग्राम विधानसभा के विधायक समेत गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ और गुरुग्राम जिला बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उपवास किया। तिरखी दादरी के गाडर में बीजेपी पदाधिकारियों ने एसवाईएल मुद्दे को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान बीजेपी ने पंजाब सरकार से मांग की कि पंजाब को हरियाणा के हक का पानी जरूर देना चाहिए। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार और बीजेपी महिला मोर्चा की जिला प्रधान इंदु यादव ने पंजाब सरकार से मांग की कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और छोटे भाइयों का हक नहीं खाना चाहिए, इसीलिए पंजाब सरकार को हरियाणा का पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी है और हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करती रही है। पलवल के ताऊदेवीलाल पार्क में एसवाईएल के पानी की मांग को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना दिया और उपवास रखा। वहीं कृषि कानूनों को किसानों के हित में भी बताई। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला और हुडल विधायक जगदीश नायर, हथीन समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांकेतिक धरने पर बैठे पलवल से बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने कहा कि एसवाईएल प्रदेश के किसानों के लिए जीवन रेखा है, उसका निर्माण प्रदेश के किसानों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में अनेक फैसले लिए हैं और बीजेपी सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, नए कृषि कानूनों के बारे में विपक्ष की ओर से गलत प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बीजेपी सरकार ने काम किया है। एसवाईएल के पानी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जहां अलग अलग जिलों में उपवास किया, तो वहीं दूसरी ओर करनाल में किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने बीजेपी के नेताओं के उपवास का विरोध करते हुए कमेटी चौक पर बीजेपी के उपवास के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान बीजेपी के नेताओं का विरोध करने के लिए उस जगह काले झंडे लेकर पहुंचे जहां बीजेपी नेता उपवास कर रहे थे। रास्ते में पुलिस बल ने किसानों को रोका। किसानों का कहना है कि जो नेता बैठे हैं वो नकली किसान है, किसान तो आंदोलन कर रहा है, सिंघू बॉर्डर पर बैठा है, ये आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तिरखी दादरी में बीजेपी के उपवास स्थल पर किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसानों को रोका, जिसके बाद किसान लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। बीजेपी के नेताओं ने शनिवार को कृषि कानून और एसवाईएल के समर्थन में उपवास किया। इस दौरान बीजेपी नेता लगातार किसानों को ये समझाने में जुटे रहे कि नए कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद और यमुनानगर में बीजेपी नेता उपवास पर बैठे। बीजेपी के उपवास कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा हुआ जब कुछ किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए उपवास स्थल पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाकर विरोध व्यक्त किया। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी किसान नहीं माने और हारकर बीजेपी नेताओं को मौके से भागना पड़ा। तब कहीं जाकर स्थिति सामान्य हुई।
यमुनानगर में किसान जिला सचिवालय के सामने पहुंचे और बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी किसान यूनियन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को बिगड़ते देख वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी मांग पर अड़े किसानों ने नारेबाजी जारी रखी। कैथल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक लीलाराम की अगुवाई में एक दिन का सांकेतिक उपवास किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह उपवास पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए है कि वो हमारी बातें सुने और एसवाईएल के पानी का हरियाणा को हिस्सा दें। बीजेपी विधायक लीलाराम ने कहा कि हरियाणा काफी समय से अपने हिस्से के पानी की मांग कर रहा है। ये पानी हम पंजाब सरकार से खैरात के रूप में नहीं मांग रहे, हम अपने हिस्से का हक का पानी मांग रहे हैं। इसीलिए हम एक दिन का सांकेतिक उपवास रखकर पंजाब सरकार के कानों में आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि पंजाब आपसी भाईचारे को बढ़ाते हुए हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दे। इस मामले में किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी इस वक्त जानबूझकर एसवाईएल का मुद्दा उठा रही है और हरियाणा और पंजाब के किसानों का भाईचारा खराब करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ मिलकर दिल्ली के बॉर्डर पर 3 कानूनों को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दीवानी मंडी में अखिल भारतीय किसान सभा ने किसान आंदोलन के प्रति एकजुटता प्रकट की और आंदोलन को समर्थन देने के लिए एक दिन का उपवास रखा। इस दौरान सभा के सदस्यों ने बताया कि अब गांव-गांव जाकर दिल्ली बॉर्डर पर शहीद किसानों की शहादत में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। बॉर्डर पर डटे किसानों ने ठंड से बचने के लिए अलग अलग उपाय किए हुए हैं। किसान आंदोलन में किसानों की सुविधाओं के लिए पानी गर्म करने की भी व्यवस्था की गई है। यहां हर ट्रॉली में पानी गर्म करने के लिए देसी गीजर लगाया गया है। टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में गुलिया खाप के लोग भी टिकरी बॉर्डर पहुंचे। इसी बीच गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया का ट्रैक्टर सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हो रहा है। इस ट्रैक्टर में जहां आगे और पीछे 4-4 टायर लगवाए गए हैं, तो वहीं ट्रैक्टर के पीछे लग्जरी ट्रॉली भी लगी हुई है। फरीदाबाद की टीटू कॉलोनी में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां आग भी लगी है और यहां एक बस्ती में भी आग लगी, जहां 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई और दोनों बच्चे यहां झुग्गी में सो रहे थे। बच्चों की मां पड़ोस में गई हुई थी। जब वापस आकर देखा तो झुग्गी में आग लगी पाई, जिसके बाद शोर मचाने पर लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया। गुरुग्राम में अमेजॉन वेयर हाउस में लॉकडाउन के दौरान 99 लाख रुपए के 78 आईफोन गायब होने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी वेयर हाउस में ही काम करते थे। दोनों आरोपियों ने लॉकडाउन के दौरान मिली छूट को मौका समझा अमेजॉन वेयर हाउस से धीरे धीरे फिर फोन के 78 मोबाइल चोरी कर उनके खाली डब्बों को वेयर हाउस में ही फेंक दिया। क्राइम ब्रांच ने चोरी के बाद अपने खुफिया तंत्र को इन दोनों संदिग्ध चोरों के पीछे लगा दिया था और जैसे ही इन्हें लगने लगा कि ये अब नहीं पकड़े जाएंगे, तो वैसे ही इन दोनों ने लाखों के आईफोन को औने पौने दाम पर भी बेच दिया और इसी सुराग के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया। यमुनानगर के फैजपुर गांव में सिंचाई विभाग में बनी कॉलोनी के एक खंडर में एक शख्स का शव मिला। अस्त व्यस्त स्थिति में मिले इस शव को देखकर चारों ओर सनसनी फैल गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू की। चौना में कार और बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 25 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में प्लम्बर का काम करता था। मामले की सूचना परिजनों की ओर से सिटी पुलिस थाना सोहना को दी गई। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालक और गाड़ी की तलाश शुरू की है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है और 24 घंटे में 5,909 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम से 151, फरीदाबाद से 98 नए केस सामने आए और वहीं रोहतक से 21 और पानीपत से 20 नए मामले सामने आए। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध पार्किंग से हाल बेहाल है। गुरुग्राम में अवैध पार्किंग न
ही सिर्फ जाम का मुख्य कारण बन रही है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और गुरुग्राम में ज्यादातर इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था न होने से लोग सड़कों पर ही गाड़ी खड़ी करते हैं, जिससे मार्केट के दुकानदारों को तो परेशानी होती ही है, लेकिन सुबह शाम सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। सोना की बौंसी जेल में बंद एक 20 साल के कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक ने जेल बैरंग के पास बने बाथरूम में खुदकुशी की। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बौंसी पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिमागी संतुलन होने के चलते ये खुदकुशी की है। गोहाना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गोहाना जींद रोड का है, जहां अलग अलग 2 गोदामों में एक ही दुकानदार की रखी लाखों रुपए की धान से भरी करीब 300 बोरियां चोरी हो गई। घटना की जानकारी तब लगी जब दुकानदार सुबह गोदाम पर पहुंचा। दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया और गोदाम में काम करने वाले चौकीदारों से भी पूछताछ की जा रही है। पियोवा कैथल रोड पर बनी शंकर राइस मिल में अवैध तौर पर इकट्ठा की गई पराली में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इससे कोई जान माल की क्षति नहीं हुई और कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम किया। चश्मदीदों के अनुसार राइस मिल से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप है और आसपास में रिहायशी मकान बने हुए हैं। गनीमत रही कि हादसे में आग ज्यादा नहीं फैली और समय पर रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गोहाना में ऑनलाइन ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला गोहाना के सिटी थाने का, जहां कथुरा गांव के रहने वाले एक कबड्डी खिलाड़ी के खाते से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अकाउंट से पैसे निकलते देखकर खिलाड़ी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। साइबर ठगों ने करीब आधा घंटे में ही 1 लाख रुपए निकाल लिए। खिलाड़ी का कहना है कि एटीएम कार्ड भी उनके पास है और उनसे किसी ने फोन कर खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं ली और इसके बावजूद खाते से नकदी निकाली गई है। फिलहाल उन्होंने खाता बंद कराया है और पुलिस को शिकायत दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। सिरसा की सीआईए पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने 2 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है। साथ ही पुलिस ने कुल 14 देसी पिस्तौल भी जब्त किए। जानकारी के अनुसार बिहार और यूपी से ये देसी पिस्तौल सिरसा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बेचे जाते थे। सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में पूरे मामले की जानकारी दी। सिरसा के गांव माधो सिंघाना में देर रात अंडे की दुकान लगाने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। मामले की सूचना मिलते ही सिरसा डीएसपी, एसएचओ और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और उस समय हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। तो ही पुलिस ने 3 हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार 3 युवक गुड़िया खेड़ा रोड पर ठेके से शराब लेने आए, जिसके बाद वो शराब लेकर पास बनी अंडों की रेडी पर गए, जहां उनकी रेडी के मालिक से अंडे और शराब पीने के लिए गिलास लेने को लेकर बहस हो गई थी। बहस इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने मृतक के सिर पर ईंट और पास में रखी लकड़ी से वार कर दिया। मारपीट के दौरान युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। किसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या तो नहीं हुई, ये भी मालूम किया जा रहा है। ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। ऐसे में खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार रात एसडीएम जयवीर यादव अपनी टीम के साथ सिरसा में बने हुए रैन बसेरे पर पहुंचे और यहां 8 बजे ही गेट बंद पड़ा था और कर्मचारी आराम फरमा रहे थे। हालांकि रैन बसेरे में कोई भी सोने नहीं आया। एसडीएम ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि रात 11 बजे तक रैन बसेरे का गेट खुला रखें। इससे पहले एसडीएम टाउन पार्क के बाहर बने अस्थायी रैन बसेरे के पास पहुंचे, जहां पर जरूरतमंदों को कंबल भी दिए गए। गौरतलब है कि सिरसा में बना रैन बसेरा बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से काफी दूर है और इसी के चलते जिला प्रशासन की ओर से सिरसा की टाउन पार्क के बाहर हरियाणा रोडवेज की बस में रैन बसेरे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। एसडीएम ने
कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि रात 11 बजे तक रैन बसेरे की बाहर की लाइटें जलती रहनी चाहिए और इसके अलावा गेट भी खुले रहने चाहिए।